हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे किंग फार्मर टाउन्स के अंतर्गत डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी। इससे पहले वीडियो में हमने रूरल सोसाइटी के कंडीशंस के बारे में गंध तिंदु जातका टेल्स के माध्यम से जाना। लोग राजा के विषय में क्या सोचते थे और लोग करों के नीचे दबे हुए थे। उनमें से कुछ लोग जो ज़्यादा एक्सप्लॉइटिव थे या ज़्यादा एक्सप्लोटेशन फील कर रहे थे, उनमें से कुछ अपनी इस कंडीशन से उबरने के लिए वनों में भाग जाते थे, राजा को अपोज करते थे, और साथ ही कुछ जो थे वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ध्यान देते थे और अलग अलग तकनीकों के माध्यम से प्रोडक्शन लेवल उस समय में बढ़ाया गया उनके द्वारा। इसमें हम बात करेंगे कि रूरल सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। जो रूरल सोसाइटी में जो लोग थे वो किन कैटेगरीज में डिवाइड थे। तो वाइल दीज टेक्नोलॉजीज ऑफन लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उसने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया बट द बेनिफिट्स वर वेरी अनइवन, क्योंकि लोग तरह तरह के सपोर्ट से अपनी पोजीशन गेन करते थे। कैसे, हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। What is evident that is that there was a growing differentiation among us people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to the landless agriculture laborers, the small peasants as well as large landholders. तो जो हमको टेल्स और स्टोरीज़ बताती हैं वो ये बताती हैं कि गांव का स्ट्रक्चर जो था वो 3 कैटेगरीज में लोग थे। किसान थे, पीजेंट्स थे, कुछ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स होते थे जो दूसरे की ज़मीन पे काम करके खाते थे, जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी। कुछ स्मॉल पीजेंट्स होते थे जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती थी, और कुछ लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे जैसे बड़े बड़े ज़मींदार। तो जो गृहपति, जो हमारे धर्मशास्त्राज और धर्मसूत्राज में जो टर्म यूज़ हुआ है गृहपति, पाली टेक्स्ट में ये टर्म यूज़ हुआ है, ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी के पीजेंट्स के लिए हुआ है, यानी कि स्मॉल पीजेंट्स के लिए और लार्ज लैंड होल्डर्स के लिए यूज़ हुआ है ये टर्म। द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द विलेज हेडमैन इमर्ज एज पावरफुल फिगर, क्योंकि उनके पास लैंड होती थी, पावर होती थी, लोगों पर अपने से निचले स्तर के लोगों को कंट्रोल करने की पावर होती थी, इसलिए वो लोग पावरफुल थे। ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अदर कल्टिवेटर्स। ठीक ऐसे ही जहाँ नॉर्थ इंडिया में स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस फार्मर्स, स्मॉल पीजेंट्स और लार्ज लैंड होल्डर्स से बनी हुई रूरल सोसाइटी थी, वैसे ही साउथ इंडिया में जो उस समय चीफडम्स थे और उनके अंतर्गत जो विलेज, उनकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट थी, तो उसमें जो कंपोजिशन था विलेज स्ट्रक्चर का वो भी इसी तरीके से, रूरल सोसाइटी वहाँ भी इसी तरीके से कंपोज हुई थी, जिसका जिक्र हमको तमिल साहित्य में मिलता है, तमिल लिटरेचर में मिलता है, संगम साहित्य जिसे कहा जाता है। यहाँ पर लार्ज लैंड ओनर्स को वेलालार कहा गया है, प्लोमैन को उझावर कहा गया है, और स्लेव्स जो कि बिल्कुल निचली कैटेगरी के जो किसान पीजेंट्स होते थे, लैंडलेस फार्मर्स जो होते थे, उनको आदिमाई कहा गया है। It is likely that these differences were based on different access to the land. जिसके पास जितनी लैंड होती थी उस हिसाब से उसको समाज में, रूरल सोसाइटी में स्टेटस प्राप्त था। एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज इन द, कैसे उन्होंने लैंड को एक्सेस किया था, कितना उनका उस पर परिश्रम था, और क्या उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज उस लैंड के प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए अप्लाई की थी, और कितना प्रोडक्शन लेवल उनका बढ़ा था। जितना जिसने बढ़ा लिया अपना प्रोडक्शन लेवल, जितना जिसने लाभ कमाया, उतना उसने रूरल सोसाइटी में उतना ज़्यादा ऊंचा स्थान पाया।
तो इन सच अ सिचुएशन क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल। तो ऐसी कंडीशन में जब रूरल सोसाइटी में स्टेटस इस अकॉर्डिंग प्राप्त था कि किसके पास कितनी लैंड है, तो हर कोई चाहता था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्सेस कर पाए वो। तो अब लैंड एक्सेस कैसे करता था उस समय का व्यक्ति, इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर डिफाइन दे रखी है आपको गृहपति की। ये वर्ड जनरली घर के मुखिया के लिए भी यूज़ होता था और कई बार सिटीज़ और टाउन्स में, ये अर्बन एलाइट्स में वेल्दी मर्चेंट्स के लिए भी यूज़ होता था। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फ्रेमवर्क दिख रहा है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज़। ये मनुस्मृति जो कि एक धर्मशास्त्र है जो कि 2nd BCE टू 2nd CE में लिखा गया, और जिसमें ये बताया गया है कि लैंड बाउंड्रीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट रखती थी राजाओं के लिए। और राजा उस समय तक टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुका था, इसलिए लैंड बाउंड्री को कहाँ तक किस राज्य की सीमा है उस पर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए राजाओं को कुछ हिदायत दी जाती थी कि वो ऐसी मटेरियल से जो कि डिकम्पोज ना हो, ऐसे मटेरियल से कुछ साइन बना दें जहाँ तक उनका एरिया है। तो ऐसा कुछ इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा मनुस्मृति का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, क्योंकि उस समय तक टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुका था। तो इस तरीके के हमको, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। जनरली अगर कोई बाउंड्री नहीं होगी तो राजाओं के बीच में डिस्प्यूट होने की संभावना रहती थी। तो इसके लिए मनुस्मृति हिदायत देती है किंग्स को कि आप जहाँ तक आपकी बाउंड्री है वहाँ तक आप कुछ मटेरियल्स जो इसमें बताए गए हैं, जैसे स्टोन है, बोन्स है, काउज हेयर हैं, जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, ऐसे मटेरियल से कुछ साइंस कुछ वहाँ पर बना दें जिससे कि उनकी बाउंड्री की पहचान हो सके। इसके बाद आपका सोर्स नंबर 7, लाइफ इन स्मॉल विलेज। हर्षवर्धन जो कि 606 CE में राजा बना और 636 तक इसका शासनकाल रहा, टाइम पीरियड रहा। तो उसके टाइम में एक उसका कोर्ट पोएट था बाणभट्ट, उसने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि हर्षवर्धन के बायोग्राफी जिसे कहा जाता है, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। ये कन्नौज का रूलर था। तो बाणभट्ट ने इसमें विंध्य रीजन की एक गांव का एक वर्णन किया है, और इसमें बताया है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से कल्टीवेशन करते हैं और कैसे अपना सरवाइव करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके बारे में बताया है। और इसमें जनरली वुमेन के बारे में भी बता रखा है कि वो किस तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करती थी। और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि कैसे हम किसी व्यवसाय के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पे हम कैसे इन टेक्स्ट के माध्यम से लोगों की कैटेगरीज़ को क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पर बड़े किसान, छोटे किसान और जो हमने कैटेगरीज़ ऊपर पढ़ी हैं उन्हीं के आधार पे हर एरिया के जो रूरल सोसाइटी थी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे। अलग अलग कैटेगरीज़ में लोग डिवाइडेड थे। जो जितने सोर्स को एसेस कर पाता था, जो जितने वेल्थ प्रॉफिट ले पाता था, उसका स्टेटस उस सोसाइटी में उसी हिसाब से माना जाता था। इसके बाद आता है कि लैंड एसेस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेथड ये भी था कि लैंड ग्रांट की जाती थी। लैंड ग्रांट एंड न्यू रूरल एलाइट्स। ये आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि ये लैंड ग्रांट क्यों की जाती थी, कौन करता था और किसे करता था। तो जनरली इंस्क्रिप्शन जनरल लोगों के बारे में, ऑर्डिनरी लोगों के थॉट्स और एक्सपीरियंस के बारे में तो जानकारी नहीं देते, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर देते हैं कि राजा जिनको ये लैंड डोनेट करता था वो लोग कौन होते थे और उनकी ड्यूटीज़ क्या डिसाइड की जाती थी, इन सब की जानकारी। क्योंकि कोई भी राजा अगर लैंड डोनेट करता था तो उसको अपने इंस्क्रिप्शन
में मेंशन करवाता था। और मेंशन किसको उसने वो लैंड डोनेट की है और क्यों की है, और उसको वो किस रीज़न का है, किस एरिया से बिलोंग करता है, और उसके लिए राजा के प्रति उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये जानकारी हमको इंस्क्रिप्शन में मिलती है। अदरवाइज़ ऑर्डिनरी लोग क्या सफ़र करते थे, क्या उनके अपने एक्सपीरियंस थे, क्या उनकी पैथेटिक कंडीशन कैसी थी और वो क्या सोच रखते थे, ऐसा हमको इंस्क्रिप्शंस में कम ही देखने को मिलता है। ये हमको स्टोरी जो कि ओरल टेल्स, जिसमें जातक स्टोरीज़ जो हैं, जिसमें मौखिक कहानियाँ, लोगों के एक्सपीरियंस, हम जातक टेल से इनको ट्रेस आउट करते हैं। तो आइए बात करते हैं लैंड ग्रांट्स की एंड न्यू रूरल एलाइट्स की। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा वी फाइंड लैंड ग्रांट्स बीइंग मेड, many of which were recorded in inscription. Some of these inscription were on stone but most on the copper plates. इंस्क्रिप्शन कई तरीके से, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में भी कि इंस्क्रिप्शंस कई तरीके से लिखवाए जाते थे। कॉपर प्लेट्स पे भी लिखवाए जाते थे, स्टोन्स पर भी लिखवाए जाते थे। विच वर प्रोबेबली गिवन अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ दोज हु रिसीव द लैंड। Yes, so these type of inscription which belong to the land grants, they provide the information by the donate करने वाले की और रिसीव करने वाले की, दोनों की information हमको provide करवाता है। The record that have survived are generally about grants of the religious institutions to or to the brahmanas। तो सबसे पहला हमारा ये इसमें फैक्ट निकल के आता है कि किंग जो थे वो ब्राह्मणास को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि टेंपल वगैरह बनवाने के लिए मंदिरों के लिए भूमि को दान किया करते थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन संस्कृत, इन सम केसेस एंड स्पेशली फ्रॉम 7th century onwards part of the inscription was in Sanskrit and rest was the local language such as Tamil and Telugu। तो हमको इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं वो कई भाषाओं में मिले हैं। हमको तमिल और तेलुगु में भी उसका कुछ पार्ट मिला है इंस्क्रिप्शन का, और कुछ जो है वो हमको संस्कृत में भी टेक्स्ट मिलता है इंस्क्रिप्शंस का। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तमिल और तेलुगु यानी कि साउथ इंडियन लैंग्वेज के बारे में। तो हम यहाँ पर लैंड ग्रांट जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि सबसे पहले जो मंदिरों का निर्माण हुआ था वो साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था बच्चों। चोला किंग्स ने, नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो गुप्ता के पीरियड में सबसे पहले मंदिर बने, लेकिन चोला रूलर्स ने सबसे पहले मंदिर बनवाए थे साउथ इंडिया में। तो इसलिए यहाँ पर जो लैंड ग्रांट्स की बात कही जा रही है वो नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों के लिए कही जा रही है। और इंस्क्रिप्शंस जो मिलते हैं वो हमको चोला रूलर्स के भी मिलते हैं और नॉर्थ इंडिया में जो रूलर्स शासन करते थे उनके भी मिलते हैं। यहाँ पर हम जिस इंस्क्रिप्शन के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं वो नॉर्थ इंडिया के एक शासक बहुत फेमस शासक रहा जिसका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त सेकंड भी जिसे कहा जाता है, जो गुप्ता डायनेस्टी का बहुत एक प्रोमिनेंट रूलर रहा है। उसकी पुत्री प्रभावती गुप्ता के द्वारा बनवाया गया एक अभिलेख, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो लैंड ग्रांट्स क्यों की जाती थी, हमारा पहला फैक्ट निकल के आया कि लैंड ग्रांट राजा ब्राह्मणास को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनवाने के लिए दिया करते थे। पहला, प्रभावती गुप्त के अगर हम इंस्क्रिप्शन पर फोकस करते हैं तो प्रभावती गुप्त वॉज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त सेकेंड, who ruled over India 375 to 415 CE. She was married to another important ruling family. उसका जो मैरिज हुई थी वो वाकाटक नरेश से हुई थी, who were powerful in the Deccan Plateau रीजन पर वाकाटक नरेशों का शासन था। According to the Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. Yes,
अगर हम उस समय के धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास की बात करें तो उसमें बताया गया है कि महिलाएं, इसके बारे में हम आगे 3rd चैप्टर में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि उसमें ये बताया गया धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास में कि वुमेन खुद एक प्रॉपर्टी होती थी, खुद जिसके अंडर में वो होती थी, मैरिज से पहले पिता के अंडर में और मैरिज के बाद स्पेशली अपने हस्बैंड के अंडर में। तो वो एक प्रॉपर्टी होती थी, वो खुद एक प्रॉपर्टी होती थी, उनको प्रॉपर्टी एक्सेस करने का अधिकार नहीं होता था। और ऐसे केसेस बहुत ही कम मिलते हैं। प्रभावती गुप्त एक एक्सेप्शनल केस है भारत के इतिहास में, जिसमें कि एक स्त्री के पास इतनी बड़ी भूमि थी जिसको उसने दान किया था, लेकिन वो एक राजा की पुत्री थी और राजा की पुत्री होने के कारण उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड ने उसको वो चीज़ उसके डॉरी के समय पे दी थी, इसलिए उसने उसको बाद में डोनेट किया है। और उस डोनेशन का प्रॉपर एक इंस्क्रिप्शन हमको मिला है, जो हमारे पास लैंड ग्रांट का एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। दिस may have been because of she was a queen and her situation was therefore exceptional, and it is also possible that the provisions of legal tax were not uniformly implemented। ऐसा भी हो सकता है कि जो लीगल टैक्स, जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास थे, वो सभी जगह उनका अनुकरण न किया जाता हो। तो इसलिए भी हमको, क्योंकि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसे लीगल टैक्स थे जिनके अकॉर्डिंग पूरा समाज अपना आचरण करता था, अपनी लाइफ को जीता था। समाज के लिए नियम बनाए गए थे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रास में। तो हो सकता है कि कहीं कहीं उसका पालन ना किया जाता हो, इसलिए हमको ऐसे एविडेंसेस, ऐसे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें फीमेल के पास भी लैंड थी। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव, अब देखिए ये इंस्क्रिप्शन क्या कहता है। ऑल्सो गिव एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन, दिस इंक्लूड ब्राह्मणास और पीजेंट्स एज वेल एज अदर्स हु वर expected to provide a range of produce to the king and his representatives, and according to this inscription they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all the dues। ये इंस्क्रिप्शन हमको इस बात की जानकारी देता है कि उस समय ब्राह्मणास जिनको वो लैंड दी जाती थी और पीजेंट्स को लैंड ग्रांट क्यों की जाती थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन हो सके। जितना कल्टीवेशन होगा उतना अच्छा रिवेन्यू आएगा, जितना प्रोडक्शन लेवल हाई होगा उतना अच्छा ट्रेड फ्लरिश्ड होगा। इस वजह से ब्राह्मणास और पीजेंट को मुख्य रूप से जो भूमि थी वो दान में दी जाती थी। तो ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि ऐसे लोग जो थे वो किंग और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे, प्रोडक्ट्स दिया करते थे। पीजेंट्स अपने प्रोडक्ट्स दिया करते थे जिससे किंग और उनकी आर्मी जो थी वो मेंटेन हो सके। और इस इंस्क्रिप्शन से ही हमको ये भी पता चलता है कि उनके लिए, जिनको वो भूमि दान में दी जाती थी, उनके लिए भी प्रॉपर नियम बनाए जाते थे। उनको विलेज हेडमैन को अपनी सर्विसेज या अपना प्रोडक्शन लेवल दिखाना पड़ता था, और ताकि जिस अंपायर के अंतर्गत वो विलेज है उस राजा तक उसकी सर्विस मिल सके। लैंड ग्रांट्स such as this one have been found in several parts of the country. There were regional variation in the sizes of land donate, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated lands, and the rights given to the donees. The impact of land grant is a subject of heated debate among the historians. Exactly,
अब ये जो पैराग्राफ है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैंड ग्रांट जिससे जुड़े हुए इंस्क्रिप्शन हमको सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मिलते हैं, और ये लैंड ग्रांट्स कहीं छोटे टुकड़े दान में दिए जाते थे भूमि के, तो कहीं वास्ट स्ट्रेचेस दान में दिए जाते थे, कहीं अनकल्टिवेटेड लैंड भी दान में दी जाती थी। तो हिस्टोरियंस के माइंड में ये एक हॉट डिबेट का विषय रहा है कि आखिरकार ये लैंड को दान में देना, दो फैक्ट तो हमने ऊपर पढ़े कि एक तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनवाने के लिए और प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, और अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेटेबल बनाने के लिए लैंड ग्रांट की जाती थी, लैंड दी जाती थी दान में। हिस्टोरियंस का इस विषय में कहना है, सम फील दैट लैंड ग्रांट्स वर द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी adopted by ruling lineage to extend agriculture to new areas। तो हिस्टोरियंस देखिए इस विषय में क्या कहते हैं कि लैंड ग्रांट क्यों की जाती थी। वो एक स्ट्रेटजी थी कि रूलिंग जो एलाइट्स थे ये न्यू एरियाज़ को एग्रीकल्चर उन एरियाज़ में एक्सटेंड करना चाहते थे, यानी कि अनकल्टिवेटेबल लैंड को भी कल्टिवेशन करना चाहते थे, उस पर प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना चाहते थे। और अदर हिस्टोरियन क्या कहते हैं, द लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर एज किंग वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामंताज। उनका कहना ये था कि कुछ राजाओं ने लैंड ग्रांट इस वजह से भी की क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल पावर वो कमज़ोर पड़ रही थी, और सामंताज अपने अपने एरिया को इंडिपेंडेंट करके और उसको राजा की सॉवरेंटी से उसको इंडिपेंडेंट कर लेते थे उस एरिया को, और राजा पे फिर उसका राजा की जो टेरिटरी थी वो एक्सटेंड लिमिटेड रह जाती थी, कम हो जाती थी, श्रिंक हो जाती थी। तो इस वजह से लैंड किंग जो थे वो लैंड पीजेंट्स को लैंड डोनेट किया करते थे, और उनसे ये आशा रखते थे कि जब कभी भी ज़रूरत हो, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यू सामंताज को अपॉइंट करते थे। जब कभी भी उनको ज़रूरत हो वो पीजेंट्स अपनी वो लैंड होल्डर्स जो था वो अपनी आर्मी से राजा को सपोर्ट कर सके। तो दे ट्राई टू विन एलाइज बाय मेकिंग ग्रांट ऑफ लैंड, और जितनी ज़्यादा वो अपनी जो है भूमि दान में देता था तो उतने लोग उसके समर्थन में जुट जाते थे, उसको सपोर्ट करने लगते थे। तो समर्थन पाने के लिए, अपनी सत्ता को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी राजाओं ने ज़मीन को दान में दिया था। दे ऑल्सो फेल्ट दैट द किंग ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन। यस, हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि राजा महान बनने के लिए और एक अपनी जनता में एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए भी लैंड डोनेट किया करते थे। बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल, दे वांटेड टू प्रेजेंट एट लीस्ट अ फैक्ट ऑफ पावर। वो अपनी खोती हुई ज़मीन पर, जिस ज़मीन से उनका नियंत्रण जा रहा था, उसको दोबारा से अपनी कैप्चरिंग में लाना चाहते थे। और इस वजह से कुछ एरियाज़ उनके ऐसे भी होते थे जिन पर जो उनके रीजन से, उनकी कैपिटल से बहुत दूर होते थे, जिन पर नियंत्रण करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था रूलर्स के लिए। तो ऐसे एरिया को वो किसी न किसी कल्टीवेटर, किसी न किसी बड़े अपने किसी गवर्नर को दे देते थे जो अपने अंडर में उस एरिया का कल्टीवेशन कराता था और प्रॉपर प्रोडक्शन की जानकारी राजा को देता था और प्रॉपर टैक्स वहाँ से कलेक्ट करके राजा को देता था। Land grants provide some insight into the relationship between cultivators and the land। दोनों के बीच में संबंध बताती है लैंड ग्रांट पे जो इंस्क्रिप्शन
लिखवाए गए हैं जितने भी इंस्क्रिप्शन, वो दोनों के बीच में संबंध बताते हैं. हाउएवर देयर वर पीपल हु वर ऑफन बियॉन्ड द रीच ऑफ द ऑफिशियल्स और द सामंतास. कुछ ऐसे भी थे जो सामंतास और अदर ऑफिशियल्स के पहुंच से दूर थे, जैसे पेस्टोलिस्ट, फिशर फोक, हंटर गैदरर्स, मोबाइल एंड सेमी सेडेंटरी आर्टिशंस एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. जनरली सच ग्रुप डिड नॉट कीप डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइफ्स एंड ट्रांजेक्शन. क्योंकि ये भी समाज का एक हिस्सा थे, रूरल सोसाइटी का ही एक हिस्सा थे, लेकिन इनके बारे में इनको लैंड ग्रांट की जाती थी या नहीं की जाती थी, क्योंकि कल्टीवेटर्स भी नहीं थे, ये ब्राह्मणास भी नहीं थे. तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि रूरल सोसाइटी में ये जो वर्ग था जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करता था या फिर पेस्टोलिस्ट था या फिर ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरे व्यवसायों में इंगेज थे, दूसरे ऑक्यूपेशन थे इनके, तो इनके बारे में हमको किसी भी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है. यहाँ पर एक अग्रहारा की डिफाइन दी गई है. एन अग्रहारा वॉज अ लैंड ग्रांटेड टू द ब्राह्मणास हु आर यूजुअली एग्जैम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज ऑफ द टू द किंग and was often given me right to collect these dues from the local people. Yes, अग्रहारा वो ज़मीन का वो टुकड़ा था जो कि ब्राह्मणास को दिया जाता था राजा के द्वारा, और जो किसी भी प्रकार के टैक्स से फ्री था. तो उस लैंड की कोई भी जो लैंड का जो टैक्स था वो ब्राह्मणा को पे नहीं करना पड़ता था. तो इस तरीके से हमने देखा कि लैंड ग्रांट लोगों की ये जो कैटेगरी है, ये वो लैंड ग्रांट एसेस किस तरीके से उन्होंने लैंड एसेस की उस पर निर्भर करती थी. और इन डिफरेंट कैटेगरीज से रूरल सोसाइटी फॉर्म होती थी, और वो रूरल सोसाइटी जो राजा को टैक्स पे करती थी, राजा को टैक्स पे करने के लिए वो अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाती थी, और राजा इन्हीं पीजेंट्स के इन्हीं प्रोडक्शन के बल पर अपनी आर्मी मेंटेन करता था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, अपने लैंड पर कंट्रोल रखता था. तो ये एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता था उस समय में, वो हमने अब तक इसमें पढ़ा है.